तो मूवी की शुरुआत के अंदर हम एक नाइटमेयर देखते हैं जहां पर कोई लेडी किसी बच्ची को पानी में डूबने से बचाने की कोशिश कर रही थी लेकिन बचा नहीं पाती और तभी उसकी नींद खुल जाती है। ये लेडी है रेचल, जो कि अपनी फैमिली के साथ में सवाना नाम की एक जगह पर एक घर के अंदर शिफ्ट होने जा रही थी क्योंकि उसके हस्बैंड को वहां पर जॉब ऑफर हुई है और वो वहीं पर रहेंगे। तो हम इस फैमिली के बारे में भी जान लेते हैं जिसके अंदर रेचल रैनकोर्ट, उसका हस्बैंड एरिक रैनकोर्ट और 2 बच्चे, जहां पर छोटा बेटा है एंड्रू और यहाँ पर बड़ी बेटी है अप्रैल। अब वो लोग उस घर में पहुंचते हैं जो कि सवाना में एरिक ने खरीदा था और ये घर उसे काफी सस्ते में मिल गया था क्योंकि यहाँ के आए प्रीवियस ओनर जो कि इस घर को रेनोवेट कर रहे थे वो बीच में ही इसको छोड़कर चले गए थे। जिसके बारे में जब रेचल एरिक से पूछती है कि ऐसा क्यों हुआ था तो वो ये बताता है कि शायद उनके पास में पैसे खत्म हो गए थे। अब घर के सामान को सेट करते टाइम रेचल को एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर एलिस के खिलौने रखे हुए थे और एलिस यहाँ पर कौन है, उसके साथ में क्या हुआ है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अब उस बॉक्स के अंदर एलिस के पुराने खिलौने और सामान था जिसके साथ ही एक डॉल भी रखी हुई थी और उसे देखकर रेचल को अच्छा नहीं लगता और वो उसे उठाकर घर से बाहर फेंक देती है। अब यहाँ पर आने पर सभी लोग काफी खुश थे अप्रैल को छोड़कर क्योंकि उसे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था एज उसके दोस्त और पहचान वाले सब पुराने टाउन में ही रह गए थे और यहाँ उसका कोई दोस्त भी नहीं होता। अब घर के काम वगैरह करके वो लोग सो जाते हैं और अगले दिन एरिक अपने काम पर और बच्चे स्कूल निकल जाते हैं और रेचल घर पर अकेली ही काम कर रही थी जिससे एंड्रू के रूम के क्लोजेट के अंदर वही डॉल रखी हुई मिलती है और वो उसे उठाकर जलते हुए कचरे के अंदर फेंक देती है। रात को वो एरिक से बात करती है कि वो अपनी थेरेपी के लिए किसी डॉक्टर से मिलने जाएगी जिसे पुराने डॉक्टर ने सजेस्ट किया है और एरिक उसको हाँ कर देता है। सभी लोग अब सो जाते हैं और रेचल को नाइटमेयर आता है एलिस का जिससे वो काफी डर जाती है और खास बात ये थी कि वो डॉल की तरह ही ड्रेस्ड अप हो रखी थी। खैर उसके बाद में जब वो एंड्रू को अगले दिन जगाने जाती है तो वो उसी डॉल के साथ में सोया हुआ था जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और एंड्रू पर गुस्सा करके उस डॉल को फिर से बाहर फेंक देती है। जिसके बाद में वो घर पर काम कर रही होती है और एरिक उसे कॉल करता है कि वो अपने यहाँ पर बने हुए नए दोस्तों को यानी जेम्स और उसकी वाइफ को डिनर पर इनवाइट कर रहा है। रेचल अब जल्दी जल्दी घर का काम करने लगती है और हम घर के अंदर एलिस की स्पिरिट को क्रीपी तरीके से रेचल के ऊपर नजर रखते हुए देखते हैं। खैर अब अगले सीन में हमको थोड़ी बहुत बातें क्लियर होती है जहाँ पर वो डॉक्टर से थेरेपी के लिए आई हुई थी लेकिन थेरेपी किस बात की, तो वो बताती है कि कुछ महीनों पहले ही उसकी छोटी बेटी एलिस जो कि एंड्रू की ट्विन थी वो पूल के अंदर डूबकर मारी गई थी। तो आप समझ गए होंगे कि स्टार्टिंग में नाइटमेयर किसका आया था, वो बच्ची कौन थी और यहाँ पर फोटोग्राफ्स वगैरह भी कौन सी थी और वो डॉल भी एलिस की ही थी। अब उसके बाद से ही यहाँ पर रेचल अपने पुराने घर के अंदर काफी डिस्टर्ब हो गई थी और अब वो धीरे धीरे कोप अप कर रही है और इस घर में आकर बेटर फील भी कर रही है। अगले सीन में जेम्स और उसकी वाइफ वेनेसा घर पर डिनर के लिए आते हैं और वेनेसा बताती है कि उसकी ग्रैंड मदर एक हुडू प्रीस्टेस है और वो स्पिरिट्स वगैरह को देख सकती है जो उन्होंने उसे भी सिखाया है, लेकिन वो अपनी ग्रैंड माँ की तरह अच्छे से स्पिरिट्स को देख तो नहीं सकती लेकिन फील कर सकती है वहां पर जितनी भी नेगेटिव चीजें होती हैं। अब वो आगे कुछ कह पाती तभी एंड्रू की नोज ब्लीड करने लगती है और रेचल उसे वॉशरूम लेकर जाती है। थोड़ी देर के बाद में एरिक उन दोनों को बाहर छोड़ने जाता है और वेनेसा बोलती है कि इस घर में काफी बुरा है और एरिक बेसमेंट से दूरी रहे। तो वो बोलता है कि यहाँ पर तो कोई बेसमेंट है ही नहीं, लेकिन उसको इस घर के बारे में पूरे राज नहीं पता थे। जाते जाते वेनेसा जेम्स से बोलती है कि वो यहाँ पर कभी भी वापस नहीं आना चाहती और हम एलिस की स्पिरिट को उन पर नजर रखते हुए देख पाते हैं। सेम नाइट रेचल को भी सेम नाइटमेयर आता है जहाँ पर एंड्रू एलिस के साथ इविल हो गया था और जलते हुए घर के अंदर बैठा हुआ था। जिसके बाद रेचल, एरिक और एंड्रू घूमने चले जाते हैं और अप्रैल घर पर ही रुकी हुई थी जो कि पूल के पास बैठी थी कि तभी वहां पर लिलिथ नाम की एक लड़की आती है जो कि उसको बताती है कि वो उसकी नेबर है और उससे बात करने लगती है और उसके साथ में थोड़ा फ्लर्ट करते हुए उसके काफी क्लोज आने लगती है और कुछ देर के बाद में वो वहां से चली जाती है जिससे अप्रैल दोबारा स्कूल में मिलने का बोलती है। तो वो कहती है कि वो स्कूल नहीं जाती और वो उसको यहीं पर मिल लेगी। खैर इधर रेचल, एरिक और एंड्रू पार्क के अंदर होते हैं जहाँ पर एंड्रू रेचल से बोलता है कि जब कोई मर जाता है तो उसकी सोल ब्रोकन हो जाती है और वो हेवन तक नहीं जा पाती और एक डार्क प्लेस में फंस जाती है, जिस पर रेचल उससे कहती है कि ये चीजें वो कहाँ से सुनता है और ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई डार्क प्लेस नहीं होती। अब रात को हम फिर से एलिस की स्पिरिट को घर में घूमते हुए देख पाते हैं और सोते हुए रेचल को उसकी आवाज भी सुनाई देने लगती है। बेसिकली फिलहाल यहाँ पर जो रेचल है वो अपनी बेटी के गम से जूझ रही है, लेकिन ऐसा क्यों है इसके बारे में हम थोड़ी देर में और जानेंगे। फिलहाल ये पूरा घर जो है वो एलिस को लेकर थोड़ा सा दुखी है। खैर अब अगले सीन में एरिक काम पर था जहाँ पर वेनेसा आती है और उसको बताती है कि उसने अपनी ग्रैंड मॉम से उस घर के बारे में बात करी थी, जिन्होंने ये बताया कि वो घर एक पुराने प्लांटेशन हाउस के फाउंडेशन के ऊपर बना है और सिविल वॉर के वक्त वहाँ रहने वाली फैमिली अपने ब्लैक स्लेव्स के ऊपर अत्याचार किया करती थी, उन्हें अपने बेसमेंट के अंदर टॉर्चर करती थी और भी वहाँ पर काफी हॉरिफिक चीजें हुआ करती थी। और परेशान होकर
कर एक दिन उन स्लेव्स ने मिलकर उस फैमिली को वहां पर कैद करके पूरे घर के अंदर आग लगा दी थी। और ऐसा ही एक नाइटमेयर हमने देखा था जहां पर एलिस और उसका बेटा जल रहा था। खैर उस घर के अंदर बहुत इविल फोर्सेस हैं और वो घर एरिक की फैमिली के लिए सेफ नहीं है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देता है क्योंकि वो इन सब चीजों में नहीं मानता था। अब घर पर रेचल देखती है एंड्रू को, जो कि उसी डॉल के साथ में था, यानी कि एलिस वाली डॉल के साथ, और उससे बात कर रहा था। और अब रेचल गुस्से में आकर उस डॉल को जला देती है, लेकिन वो डॉल फिर से आधी जली हुई घर के अंदर अपने आप ही आ जाती है, वो भी एंड्रू के पास में। फिर उसके बाद में रेचल घर पर जब अकेली थी और उसके घर में उसको फुटस्टेप सुनाई देते हैं और वो उन्हें चेक करने जाती है, लेकिन अपने आप ही किचन में रखी हुई डिशेस भी टूट जाती हैं, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान होकर वॉशरूम जाती है, जहां पर हम उसके रिफ्लेक्शन को उससे अलग होता हुआ देख पाते हैं, जो कि इविल होकर स्माइल करता है, यानी कि इनके घर के अंदर कोई ना कोई शैतानी शक्ति है। खैर वो अपने डॉक्टर के पास जाने के लिए घर से निकलती है और कुछ दूर जाकर उसकी कार खराब हो जाती है, और तभी वहां पर विलियम नाम का एक आदमी आता है जो कि उसका नेबर था और कार ठीक कर देता है। लेकिन वो उससे बोलता है कि वो ब्लैक पर्सन से दूर ही रहे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा झूठ बोलते हैं, और उसकी बातें थोड़ी सी अजीब थी, तो रेचल वहां से चली जाती है। डॉक्टर के पास जाकर वो बताती है कि एलिस की डेथ का उसे गिल्ट है क्योंकि उसकी गलती से ही वो हुआ था, क्योंकि एक दिन एरिक अप्रैल और एंड्रू के साथ बाहर गया था और एलिस की तबीयत खराब थी तो वो घर पर ही रह गई, और रेचल काम करते करते थक गई थी, जिसके बाद में वो सो गई। और इतने में ही 7 साल की छोटी सी एलिस पूल के पास जाकर खेलने लगी और फिर उसमें डूबकर मारी गई, जिससे रेचल पूरी तरह टूट गई। तो आपको समझ में आया होगा कि उसको क्या ट्रॉमा था। वो एलिस की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रही थी। खैर अगले सीन में एरिक और रेचल बाहर घूमने जा रहे थे और दोनों बच्चे घर पर ही रुकते हैं। अब अप्रैल से मिलने घर पर वही लड़की लिलिथ आ जाती है और वो उसे अपने साथ ऊपर वाले खाली कमरे में लेकर जाती है और उसके साथ में इंटीमेट होने लगती है, और हम उस इविल डॉल को वहां पर रखा हुआ देख पाते हैं। साथ ही साथ इस मूवी में लगभग हर दूसरे सीन के अंदर हम शैडोज को, स्पिरिट्स को देख पाते हैं, जो कि रियल लाइफ साइलेंट हॉरर को इंडिकेट करती है। मीन्स हमारे पास भी इविल और डेड स्पिरिट्स हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, एरिक और रेचल अब घर पर आ जाते हैं और बच्चों को चेक करके सो जाते हैं। लेकिन अगली सुबह से रेचल को अब एलिस की वॉइस के अंदर कॉल्स आने लगते हैं कि वो सोए ना, क्योंकि उसके सोने पर बहुत बुरी चीजें होती हैं। अब कुछ सामान निकालते टाइम इस घर की ओरिजिनल फैमिली की फोटोज मिलती हैं, जिसके अंदर एक आदमी और एक लड़की का चेहरा बिगड़ा हुआ था। साथ ही साथ उस डॉल की भी फोटो थी। मीन्स ये डॉल उसी टाइम की है और उस फैमिली से बिलोंग करती है, यानी कि उस बॉक्स के अंदर इस डॉल को किसी ने रख दिया था, जो कि काफी ज्यादा अजीब चीज है। अगले सीन में वो एंड्रू के रूम में एक रिकॉर्डर रख देती है और कुछ टाइम बाद वो उसको चेक करती है तो उसे एलिस की आवाज भी सुनाई देती है, जो कि बाद में उस ऑडियो से हट भी जाती है, और अब तक वो हद से ज्यादा परेशान हो गई थी। और उसके पीछे खड़ी हुई हम एक शैडो को भी देख पाते हैं। फिर एंड्रू को एलिस की स्पिरिट पूल के पास में ले जाती है और उसमें गिरा देती है, जिसमें वो डूबने लगता है। लेकिन लकीली उसकी आवाज से रेचल और एरिक जाग गए थे, तो वो उसे पानी से बाहर निकालते हैं और रेचल बहुत ही ज्यादा परेशान होकर रोने लगती है, जिसको एरिक संभालता है और वो बोलती है कि उसे ये घर ठीक नहीं लग रहा, जिस पर वो कहता है कि वो देखता है कि क्या कर सकते हैं। वो एंड्रू के पास जाकर उससे बात करती है, जिस पर वो बोलता है कि रेचल ने उसको गुस्सा दिला दिया है, जिस पर वो पूछती है कि किसको, तो वो कहता है कि उसे ही पता होना चाहिए। फिर अप्रैल एरिक से बात करती है कि मॉम फिर से वही सब करने लगी है, जिस पर वो बोलता है कि वो बस थकी हुई है और जल्दी ही ठीक हो जाएगी। इधर रेचल ने फिर से रिकॉर्डर लगाया था और इसके अंदर वो एलिस को एंड्रू से बोलता सुनती है कि उसकी फैमिली उसे प्यार नहीं करती और उससे दूर होना चाहती है, हालांकि एंड्रू उसकी बातों को नकार रहा था। खैर अगले सीन में वो डॉक्टर के पास जाती है और वो रिकॉर्डिंग सुनवाती है, लेकिन अब एलिस की आवाज वहां पर नहीं आती, जिस पर डॉक्टर बोलता है कि उन लोगों ने एलिस को भुलाने की कोशिश करी जैसे कि वो हादसा कभी हुआ ही नहीं था, लेकिन इस तरह से वो कोप अप नहीं कर सकते और उनको एलिस का मेमोरियल अपने पास रखना चाहिए, उसकी चीजें देखनी चाहिए, जिससे कि वो उनकी यादों में जिंदा रहेगी और उसको फिर उसकी यादें हॉन्ट नहीं करेंगी। बेसिकली वो यही कह रहा था कि अपने दुख से दूर मत भागो, बल्कि उसको फेस करो। खैर वो अपने घर पर आ जाती है और एलिस की चीजें निकालकर उसके लिए एक रूम तैयार करती है और हम एलिस की स्पिरिट को खुश होता हुआ देखते हैं और सुन पाते हैं। खैर अब तभी उसके घर पर वेनेसा की ग्रैंड मदर यानी कि हुडू प्रीस्टेस आती हैं, जो कि उससे ये कहती है कि वो इस घर से दूर हो जाए क्योंकि ये घर ठीक नहीं है। यहाँ पर 150 साल पहले रहने वाली फैमिली ने उनके स्लेव्स पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार किए थे, उन्हें हॉरर दिखाया था और ये सब उन्होंने किया डीमंस को खुश करने के लिए, क्योंकि हमारी दुनिया और हेल के बीच कई दरारें हैं जिनको पिट भी कहा जाता है और एक पिट बिल्कुल इस घर के नीचे ही है, बेसमेंट के अंदर। लेकिन रेचल को उसकी बातों पर कोई भरोसा नहीं था और वो उसे घर से निकाल देती है और बाद में एरिक से भी उसके बारे में बोलते हुए गुस्सा करती है। अब इसके जस्ट बाद में अप्रैल को लिलिथ ग्रेवयार्ड के अंदर लेकर आई थी और बताती है कि यहाँ उस घर के स्लेव्स की लाशें बैरी करी गई हैं, जिससे अप्रैल थोड़ी डर जाती है और लिलिथ उसके साथ में इंटीमेट होने लगती है, ये बोलते हुए
कि उसको ये अच्छा लगेगा और ये काफी अजीब और क्रीपी चीज थी। तो अप्रैल घर चली जाती है, लेकिन हम एक फैमिली ग्रेव को देखते हैं जिसके ऊपर विलियम और लिलिथ का नाम था। और शॉकिंग बात तो ये थी कि विलियम हमको कुछ टाइम पहले रेचल की मदद करते हुए दिखाई दिया था। तो आखिर ये दोनों हैं कौन और असली सच है क्या? तो हम उससे अब ज्यादा दूर नहीं हैं, थोड़ी ही देर में सारे असली पत्ते खुल जाएंगे। लेकिन इतना तो श्योर है कि विलियम और लिलिथ यहाँ पर जिंदा नहीं है। खैर, घर पर हम एंड्रू को देखते हैं जिसके क्लोजेट में बार बार वो डॉल आ जाती थी और उससे बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन अब वो उससे बचने की कोशिश करने लगा था। और यहाँ पर डॉल का उस क्लोजेट में होना हम नोट करेंगे क्योंकि ये आगे काम आने वाला है। कुछ ही देर के बाद में विलियम घर पर आता है जो कि बताता है कि एरिक ने उसे भेजा है एज रेचल को कोई रूम सेटअप कराना है, जिस पर वो बोलती है कि उसे अपनी सबसे छोटी बेटी एलिस के लिए रूम तैयार करना है। और वो दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं और यहाँ पर हम विलियम के अंदर ब्लैक लोगों के लिए काफी ज्यादा हेटरेड को देख पाते हैं जो कि रेचल को भी पसंद नहीं आती। अब वो एलिस के लिए रूम को तैयार करके वहां से चला जाता है और अब रेचल बहुत खुश थी, साथ ही साथ एलिस भी काफी ज्यादा खुश होती है, यानी कि उसकी स्पिरिट। खैर, अब हम रेचल को देखते हैं जो कि अब थोड़ी सी पागल होने लगी थी क्योंकि वो उस जली हुई डॉल के साथ उस रूम में पूरा टाइम स्पेंड करने लगी थी और उसे अपनी बेटी एलिस की तरह ही प्यार करने लगी थी। अगले सीन में सभी लोग घूमने जाते हैं, बस एरिक ही घर पर रुका हुआ था और वो पूल पर जाता है तो उसके पास हाफ नेकेड लिलिथ आ जाती है जो कि उसको सीड्यूस करने लगती है और किस करने लगती है, लेकिन वो खुद को रोक लेता है और उसे वहां से भगा देता है। इधर रेचल दोनों बच्चों के साथ पार्क में थी और उसको विजन आता है कि एंड्रू एलिस को पानी में धक्का दे रहा है, जिसे वो बचाने जाती है, लेकिन एलिस तो वहां पर थी ही नहीं और उसके इस एक्ट को मेंटल एक्ट माना जाता है। जिसके बाद में वहां पर पुलिस आ जाती है और एरिक को कॉल करती है जो उन लोगों को घर ले जाता है। अब रेचल को फिर से एलिस की वॉइस सुनाई देने लगती है और अब वो एंड्रू के रूम में जाती है, लेकिन इस बार एरिक भी उसके साथ आता है जो उससे कहता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है और उसके हाथ में नाइफ क्यों है, जिससे वो घबरा जाती है और वो उसे अपने साथ ले जाता है। अब एरिक को भी लिलिथ उन किसिंग पिक्चर्स को भेजकर ब्लैकमेल करने लगती है और साथ ही साथ वेनेसा उसको ये कहती है कि वो उस घर को छोड़कर चला जाए और वो नहीं जानता कि आखिरी फैमिली ने घर ऐसे ही क्यों छोड़ दिया था, लेकिन वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। अब इधर अप्रैल से लिलिथ बात नहीं कर रही थी तो वो उसको सिमेट्री में मिलने का वॉइस मेल डालकर सिमेट्री जाती है और यहाँ हम उसके पीछे रखे हुए सामान को अपने आप ही मूव होता हुआ देखते हैं। मींस ईविल इस पूरे इलाके में फैला हुआ है। एरिक अब अपनी वाइफ रेचल को लेकर काफी ज्यादा परेशान था और उस थेरेपी वाले डॉक्टर के पास में जाता है और उससे कहता है कि वो आजकल डेंजरस होती जा रही है, जिस पर डॉक्टर बोलता है कि वो डेंजरस नहीं हो रही है, बस अपनी मरी हुई बच्ची एलिस के दुख से निकलने की कोशिश कर रही है। शॉकिंगली एरिक पूछता है कि ये एलिस कौन है, मतलब उनकी कोई बेटी एलिस थी ही नहीं, और अगर बेटी थी ही नहीं तो वो मरी कैसे। तो रेचल यहाँ पर किस एलिस के बारे में बात कर रही है, तो एरिक अब तुरंत ही घर जाता है एज वो समझ गया था कि खतरा आ चुका है और अब वो वेनेसा को कॉल करके उस घर के पुराने ओनर के अचानक जाने का रीजन पूछती है। वो बताती है कि उस घर में जो फैमिली रहने आई थी उन्होंने इन हॉन्टिंग्स को फेस किया था और एक दिन उनकी बेटी पूल में डूब गई थी इसी घर के हॉरर की वजह से, जिसे सुनकर एरिक परेशान हो जाता है क्योंकि रेचल उस एलिस को अपनी बेटी समझ रही है जबकि वो उसकी बेटी है ही नहीं। वो तो प्रीवियस ओनर्स की बेटी थी जो कि यहाँ पर मारी गई थी और वो इसी रीजन की वजह से इस घर को बेचकर चले गए थे। और मेरे ख्याल से ये बहुत ही शॉकिंग ट्विस्ट है इस मूवी का, यानी कि इन स्पिरिट्स ने इस हद तक उसके मन में ममता जगा दी थी कि उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी एक और बेटी है जो कि मारी गई थी और उसको वो उसी के गिल्ट में डुबाती जा रही है। वो घर आता है तो रेचल उसी डॉल के साथ थी और पूरी तरह पागल हो चुकी थी, जिससे वो पूछता है कि बच्चे कहाँ पर हैं और वो कहती है कि बच्चे इस घर के लोगों के साथ खेल रहे हैं और हम जानते हैं कि वो लोग डीमंस या फिर गोस्ट हैं। वो अब यहाँ वहाँ दोनों बच्चों को ढूंढने लगता है बट उसे वो कहीं भी नहीं मिलते और अब वो एक रूम में पहुंचता है जहाँ पर 150 साल पुराने इस घर के ओनर्स विलियम और उसकी बेटी लिलिथ ने अपने डेड फ्रेंड्स के लिए एक पार्टी होस्ट करी थी। और यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि वही इस घर के ओरिजिनल ओनर्स थे और वो एरिक से इसलिए नाराज थे क्योंकि उन्होंने ब्लैक लोगों को घर में बुलाकर उनको सम्मान दिया था। अब एरिक उनसे बचकर भागता है और एंड्रू के रूम में आता है और वहां पर हमने पहले क्लोजेट को नोट किया था, तो ये क्लोजेट ही है इस घर के बेसमेंट का रास्ता। जी हाँ, और अब वहां वो जाता है जहां पर उसे दिखाई देता है वो टॉर्चर रूम जहां पर विलियम और उसकी फैमिली अपने स्लेव्स को टॉर्चर करके उनको जान से मार देते थे और यहीं पर वो पिट था जहां से वो उन बॉडीज को डीमंस को सैक्रिफाइस के लिए फेंक दिया करते थे। तभी एरिक को वहां पर एक रखा हुआ बॉक्स दिखाई देता है जिसे वो ओपन करता है ये सोचकर कि इसमें एंड्रू या फिर अप्रैल बंद होंगे, लेकिन इसमें तो वहीं एलिस की स्पिरिट थी और अब लिलिथ की जली हुई इविल स्पिरिट उसके सामने आती है उस पिट से निकलकर और वो उसको हॉन्ट करने लगती है
है, लेकिन वो उससे बचकर बाहर भागता है और बाहर आता है। और वो उससे बचकर बाहर भागता है और बाहर आने पर उसे वही डॉल खड़ी हुई दिखाई देती है और पीछे से विलियम की स्पिरिट उसे अपने साथ खींचकर उसी बेसमेंट में ले जाती है। और हम फाइनली देखते हैं रेचल को, जो कि पूरी तरह से पागल हो गई थी, और उसके साथ में खड़ी हुई थी एलिस की स्पिरिट, जो कि असल में लिलिथ ही थी, जिसने उसका रूप ले लिया था। और अब तक की मूवी में हम ये समझ चुके हैं कि लिलिथ ने ही सबको हॉन्ट किया, सबको उनकी सबसे बड़ी कमजोरी या फिर डर का सामना करवाया, ताकि वो उनको बहुत ही ज्यादा कमजोर कर दे और उनको कंज्यूम कर ले। और एंड तो और भी भयानक हुआ है सबका। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम पागल रेचल को मेंटल हॉस्पिटल में देख पाते हैं, जिससे डॉक्टर ये पूछते हैं कि उसने अपनी फैमिली के साथ में जो कुछ किया क्यों किया और उनकी बॉडीज कहां पर है। मीन्स उन सभी की डेड बॉडीज कभी मिली ही नहीं। और फाइनल शॉट में वो वही गाना गुनगुना रही थी जो कि वो एलिस के साथ में गाया करती थी। और